भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारत की डेमोक्रेसी को हिलाकर रख दिया। लोकतंत्र के इतिहास में इसको एक काला दिन माना गया। साल 1975, तारीख 26 जून। ये वो दिन था जब भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा हुई। हालांकि देश के राष्ट्रपति ने 25 जून को ही इमरजेंसी के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसके बाद एक ही रात में पूरे भारत की स्थिति बदल गई। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये इमरजेंसी क्यों लगाई, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत लगाई गई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इमरजेंसी जरूरी था? Role they will play, because the role of the opposition here in the last pre-emergency year was not just of opposition. It was becoming undemocratic, unconstitutional, and another leader of a political party openly said that we are going to take this matter to the streets, and it was being. अगर इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के तहत तब लगाई जाती है जब किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रूल ना हो रहा हो, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो। ऐसे में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत तब लगाई जाती है जब देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा हो, और इस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी राज्य में फाइनेंशियली इंटरफेयर कर सकती है। अब अगर 1975 के आपातकाल की बात करें तो 25 जून को इंदिरा गांधी द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, जिसकी घोषणा खुद इंदिरा गांधी ने 25 जून की सुबह रेडियो पर करी थी। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इमरजेंसी लगाने के पीछे इंदिरा गांधी के अलावा कोई और व्यक्ति भी हो सकता है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन था वह दूसरा व्यक्ति, और 25 जून की सुबह क्या हुआ था। दरअसल 25 जून 1975 की सुबह वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रॉय के फोन की घंटी बजी, जो उस समय दिल्ली के ही अपने बंग भवन के अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे। फोन पर इंदिरा गांधी के विशेष सहायक R.K. धवन ने, जिन्होंने रॉय से जल्द प्रधानमंत्री के ऑफिस पहुंचने को कहा। तब इंदिरा गांधी का ऑफिस सफदरगंज रोड पर था। रॉय वहां पहुंचे और प्रधानमंत्री को काफी परेशान देखा। देश की स्थिति पर बात करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रॉय से कहा कि पूरे देश में अव्यवस्था फैल रही है, गुजरात और बिहार की विधानसभाएं भंग हो रही हैं। इस तरह तो विपक्ष की मांगों का कोई अंत ही नहीं होगा, हमें कई फैसले लेने की जरूरत है। रॉय ने उनसे 2 घंटे का समय मांगा, और जब वह वापस आए तो उन्होंने इंदिरा गांधी को यह सुझाव दिया कि वह देश की इंटरनल डिस्टर्बेंस से निपटने के लिए आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकती हैं। तब इंदिरा गांधी ने रॉय से कहा कि वे अपने मंत्रिमंडल को इसकी जानकारी नहीं देना चाहती। इसी पर उन्होंने इंदिरा गांधी को यह सुझाव दिया कि वे डायरेक्ट प्रेसिडेंट से इस बारे में बात करें, जिसके बाद वे दोनों राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को ये सारी बातें समझाई। जिसके बाद प्रेसिडेंट ने इंदिरा गांधी से कहा कि आप इमरजेंसी के कागजात भिजवाइए। इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर रॉय प्रधानमंत्री ऑफिस पहुंचे और रॉय ने इंदिरा गांधी के सचिव P.N. धर को सभी चीजों के बारे में बताया, और धर ने अपने टाइपिस्ट को बुलाकर आपातकाल की घोषणा के प्रस्ताव को डिक्टेट किया, और अंत में सारे कागजों के साथ R.K. धवन राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति द्वारा उन कागजों पर साइन कर दिए गए। ये सब तो हुआ कि इमरजेंसी कैसे लगाई गई। तो चलिए अब इस बात पर नजर डालते हैं कि आखिर किन कारणों से इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी लगने के रीजंस की बात करें तो इसके 3 रीजंस थे। पहला, इकोनॉमिक रीजन। 1971 के इंडियन पाकिस्तान वॉर की वजह से देश की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा था, और इसी बीच रिफ्यूजीज़ के रहने और खाने की व्यवस्था करना भी एक टफ टास्क था। इसी के साथ इस दौरान इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ रेट कम होने लगा था, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा था। इसी के साथ 1973 में भारत को अकाल और सूखा पड़ने की समस्या का भी सामना करना पड़ा। दूसरा रीजन था गुजरात और बिहार में चल रहे स्टूडेंट्स के आंदोलन।
दरअसल जनवरी 1974 में गुजरात के स्टूडेंट्स ने फूड ग्रेन्स और एडिबल ऑयल के बढ़ते प्राइस और हाई पोजीशन पर बढ़ते करप्शन के अगेंस्ट एक आंदोलन स्टार्ट किया, जिसको नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्च 1974 में बिहार के स्टूडेंट्स द्वारा भी एक आंदोलन स्टार्ट हुआ, जो अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज और करप्शन के अगेंस्ट था, जिसको जयप्रकाश नारायण लीड कर रहे थे। उन्होंने इस लीडरशिप को एक कंडीशन पर एक्सेप्ट किया था कि ये मूवमेंट सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा। वे इस आंदोलन को नेशन वाइड मूवमेंट बनाना चाहते थे, जिसको टोटल रेवोल्यूशन के नाम से जाना गया। इसी के साथ उन्होंने बिहार की कांग्रेस गवर्नमेंट को डिसमिस करने का भी एक डिमांड रखा। देश की इकोनॉमिक कंडीशन का खराब होना, इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लेशन का बढ़ना और इसी दौरान बिहार और गुजरात के आंदोलन और दोनों राज्यों की विधानसभाओं का भंग होना, ये सब चल ही रहा था कि इंदिरा गांधी के सामने एक और सबसे बड़ी परेशानी सामने खड़ी थी, और वह थी उनके प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के खोने का डर, जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन था। तो आखिर जानते हैं कि आखिर क्या था वह इंसिडेंट। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता राज नारायण 1971 के रायबरेली संसदीय चुनाव में इंदिरा गांधी से हार गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज नारायण ने पिटीशन फाइल करी, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी पर इलेक्शन